अच्छा जी। चलो यार, स्टैटिस्टिक्स शुरू करने जा रहे हैं। अब देखो, स्टैटिस्टिक्स ना हमारा टॉपिक, जो हमारा जो सिलेबस है उसका सबसे मेजर टॉपिक है ये। और इसी वजह से इसको मैंने एंड में कराया, ताकि बिल्कुल लास्ट में करें तो पेपर से पहले याद भी रहे ये। और इसकी वेटेज एग्जाम्स में अराउंड 10 to 20 मार्क्स की होती है। स्टैटिस्टिक्स आपका दो सेक्शन में डिवाइड है। सबसे पहले तो आपका एक मेन सेक्शन है, जिसमें आप चार चीजें पढ़ते हो: मीन, मीडियन, मोड और रेंज। सिर्फ ये चार चीजें आपकी मेन स्टैटिस्टिक्स में आती हैं। इसके बाद आपकी आती हैं स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स, जिसमें हम पे वो सारी चीजें देखते हैं। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं पाई चार्ट्स, फिर हम देखते हैं पिक्टोग्राम और टैली चार्ट्स, फिर हम देखते हैं बार चार्ट, हिस्टोग्राम। अच्छा, बार चार्ट और हिस्टोग्राम में बहुत मिनिमल सा फर्क है, ऑलमोस्ट ये चीजें सेम ही है। फिर देखते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सिर्फ ओ लेवल्स वालों का है और 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है ये। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ग्राफ्स, फिर स्कैटर प्लॉट, लाइन ऑफ बेस्ट फिट और कोरिलेशन वगैरह बताते हैं। ये बड़ा इजी टॉपिक है। और फिर लास्ट में हमारा आता है सिर्फ आईजीसीएसई वालों के लिए, बॉक्स विस्कर और स्टेम एंड लीफ। तो ये हमारा सब्जेक्ट समरी है कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या करने जा रहे हैं। अगर मैं डिफिकल्टी रेट करूं इनकी, तो सबसे आसान आपका स्कैटर प्लॉट, लाइन ऑफ बेस्ट फिट और कोरिलेशन का टॉपिक है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ मतलब बच्चा बच्चा भी समझ जाए। और अगर मैं सबसे मुश्किल और लेंदी रेट करूं, तो वो आपका हिस्टोग्राम का है। ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे ना पाई चार्ट जो है, पाई चार्ट मैंने तुम लोगों को सबसे पहले करवा दिए थे जब हम लोगों ने अपना सेशन शुरू किया था। तो अभी पाई चार्ट पे जब हम लोग आएंगे, मतलब जब हम लोग स्टैटिस्टिकल डायग्राम शुरू करेंगे, तो पाई चार्ट की तुम लोग देख लेना, रिवाइज कर लेना उसको। और फिर हम आगे पिक्टोग्राम से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, डेटा। अब देखो, डेटा में ना काफी डिटेल्स है। हम लोग डेटा को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। अभी डेटा से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए जरूरी है, वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ डेटा। ठीक है। जैसे अभी क्लास में अगर मैं बात करूँ तो 9 बच्चे, तो टोटल नंबर ऑफ डेटा यहाँ से मैं कितना कलेक्ट कर सकता हूँ? 9 बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डेटा की वैल्यू क्या आएगी? 9। ठीक है, तो कभी भी आपका टोटल नंबर ऑफ डेटा निकाल रहे हो हम, तो उसको एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो है एन। ठीक है। कभी भी आप सारे उनको ऐड कर दो, जैसे यहाँ पे अगर हम बच्चों की बात करें, सब बच्चों को ऐड कर दो, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेटा आ जाता है। अब जरा चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है। अभी जो हम सबसे पहले क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ये हम लोग करेंगे रॉ डेटा के। ठीक है। अच्छा, रॉ डेटा क्या है? कभी भी क्वेश्चन में आपको टेबल दिखे, तो वो आपका रॉ डेटा नहीं होता। अगर टेबल ना दिखे, तो वो आपका रॉ डेटा है। ठीक है, तो अभी हम दो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम लोग रॉ डेटा को डील कर रहे होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है: द इंटरव्यूज वर हेल्ड इन अ स्कूल एंड द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट हाउ मच टाइम दे स्पेंड ऑन यूजिंग मोबाइल फोन्स। एक इंटरव्यू किया गया है स्कूल में, जिसमें स्टूडेंट से पूछा जा रहा है कि वो कितना टाइम मोबाइल को यूज करने पे लगाते हैं। ठीक है। फॉलोइंग आर द रिजल्ट्स। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने बोला 2 घंटे, एक स्टूडेंट ने बोला 4, एक ने 6, एक ने 8, एंड सो ऑन। ये लिस्ट आपकी चलती भी गई है। ठीक है। अब देखो, कभी भी रॉ डेटा है, कभी भी आपके पास रॉ डेटा है या आपके पास टेबल ना गिवन हो, तो सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि, मैं 1 मिनट पहले लिख लूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी रॉ डेटा आएगा ना, बगैर कोई क्वेश्चन आगे पढ़े, हमने हमेशा अपने डेटा को एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। अच्छा, ये असेंडिंग की स्पेलिंग मैंने गलत की है, मुझे मालूम है, लेकिन खैर चलो यहाँ पे जरा अरेंज करते हुए चलते हैं। तो सबसे छोटा जो मुझे यहाँ पे नंबर दिख रहा है, वो मुझे दिख रहा है 2 दिख रहा है, आई थिंक। एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, और एक 2 ये रहा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2, फिर 2, फिर 2। 3 2s लिख लिए, तो ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया। फिर 2 के बाद मुझे जो 2 से बड़ा नंबर दिख रहा है वो 3 है। एक 3 ये रहा,
एक थ्री, ये रहा। तो यहाँ से कट करते हुए चलते हैं। दो थ्री आ गए हैं, ये थ्री और ये थ्री। उसके बाद फोर है, एक फोर ये रहा, एक फोर ये रहा। तो फोर और फोर को कट किया, फोर और फोर इधर किया। उसके बाद फिर फाइव, फाइव है यहाँ पे, फाइव ये रहा, फाइव एक है। और फिर सिक्स के नंबर एक दो तीन चार, एक फाइव है और चार सिक्स है। तो फाइव, सिक्स, सिक्स, सिक्स एंड सिक्स, तो फाइव कट हो गया, सिक्स कट हो गए। अब क्या बचा है, सेवन। मेरे ख्याल से सेवन हमारा आखिरी ही नंबर है यहाँ पे। नहीं, सेवन के बाद एट भी है। तो एक सेवन ये रहा, एक सेवन ये रहा और एक एट है। तो टू सेवन्स एंड वन एट। तो ये हमने अपने सारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। आगे कभी भी कोई क्वेश्चन करने से पहले हमेशा क्या करना है, रॉ डेटा में अरेंज करना है। और फिर अरेंज करने के बाद काउंट कर लेना कि जो तुमने डेटा लिखा हुआ है, ये चीज सही लिखी है या नहीं लिखी है। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है, 15। और ऊपर चेक कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। टोटल नंबर ऑफ डेटा दोनों में सेम है, इसका मतलब ये काम हमने सही किया है। और हमेशा हमेशा अरेंज करने के साथ साथ टोटल नंबर ऑफ डेटा भी लिख लेना है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 15 है। एन हमेशा टोटल नंबर ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करेगा इस चैप्टर में। अब जरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द फॉलोइंग, मीन, मीडियन, मोड, रेंज। मैं अभी मीन और मीडियन को स्किप करवा रहा हूँ, सबसे पहले मोड पे आ जाओ। देखो, मोड किसी भी ऐसे नंबर को बोलते हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा हो। तो देखो हमने यहाँ अरेंज कर लिया था ना, सबसे ज्यादा सिक्स रिपीट हो रहे हैं, 4 दफा सिक्स आ रहे हैं। इसके अलावा जितने भी नंबर हैं वो चार से कम दफा रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मोड का हमारा आंसर क्या आएगा, मोड इज मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मोड इज मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। और इसका आंसर कितना है, इसका आंसर सिक्स है। चलो, उसके बाद रेंज क्या है। रेंज इज बेसिकली डिफरेंस। ठीक है, रेंज क्या है, डिफरेंस है। और डिफरेंस का फॉर्मूला तुम लोगों को आता है। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस का फॉर्मूला होता है बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। मुझे जरा बताओ यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। सबसे बड़ी वैल्यू एट है। और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू टू है। तो फॉर्मूला क्या है, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। बिगर वैल्यू एट है, माइनस स्मॉलर वैल्यू टू। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा सिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ जाएगा एट माइनस टू इक्वल्स टू सिक्स। ये सिंपली इतना सा आसान सा काम है मोड और रेंज का। अब जरा ऊपर आ जाओ यार, सबसे पहले बात करते हैं मीडियन की। मीडियन ना बेसिकली मिडिल वैल्यू को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसका एक मेथड होता है कटिंग वाला, नहीं करवा रहा, वो मुझे फजूल लगता है। हम लोग इसका एक ही मेथड सीखेंगे जो कि आपका थ्रू आउट द चैप्टर लग रहा होगा। मीडियन कभी भी निकालना हो, आपका मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन पोजीशन इज इक्वल्स टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू पोजीशन। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि मीडियन इटसेल्फ निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, आप मीडियन की सिर्फ पोजीशन निकाल सकते हो। ठीक है, पोजीशन का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरा मीडियन फोर्थ पोजीशन पे लाई कर रहा है, सिर्फ मैं ऐसी बात बोली, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। अगर मैं बोलूं मीडियन मेरा फोर्थ पोजीशन पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब मैं यहाँ से काउंट करना शुरू करूंगा। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। तो मेरा मीडियन थ्री है यहाँ पे। ठीक है, ये पोजीशन का मतलब होता है। तो मीडियन इटसेल्फ निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमेशा आप उसकी पोजीशन देखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नोट करें तो हमारा फॉर्मूला है एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। एन अभी हमने बात की थी, एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो जरा देख लेते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेटा 15 है। 15 + 1 डिवाइडेड बाई टू। तो 15 + 1 डिवाइडेड बाई टू होता है 16, 16 डिवाइड बाई टू का आंसर आ जाएगा 8। तो ये हमें बता रहा है कि मीडियन जो है ना आपका, मीडियन आपका लाई कर रहा है 8 पोजीशन पे। अब यहाँ फॉर्मूला आसान है, लेकिन गलती क्या होती है,
हमें 8 पोजीशन तो पता चल गई। हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था ना, हम उसमें 8 पोजीशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट। हमारा इसके हिसाब से 6 आ रहा है। ठीक है। लेकिन ये आंसर गलत है, क्योंकि हमेशा हमारा रूल क्या है यहाँ पे, हमेशा आपका जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ हुआ होना चाहिए। यानी हम ये वाला काम यूज करेंगे हर जगह पे। भले आपने मीडियन निकालना है, भले मोड निकालना है, भले रेंज या भले मीन, हमेशा ये वाला यूज करना है। तो यहाँ पे अगर आप 8 पोजीशन हम देखें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फिफ्थ जो है ना, ये आपका मीडियन। ये क्योंकि आपका 8 पोजीशन पे लाई कर रहे हैं, तो मीडियन का आपका आंसर आएगा 5। ठीक है। ये चीज थी। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। और आखिरी में क्या ढूंढना है हमने, मीन। अब देखो, मीन ना एवरेज को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास में कभी सुना होगा कि एवरेज कितने बच्चे आएंगे या एवरेज कितना खर्चा आएगा। यानी एक ऐसी वैल्यू जो कि ना ज्यादा को रिप्रेजेंट कर रही हो, जो कि ना कम को रिप्रेजेंट कर रही हो। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ कि हमारी अगर क्लास में बात करें, एक बच्चा 6 फीट है, एक बच्चा 5 फीट है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हमारी क्लास में क्या एवरेज है बच्चों की हाइट का। हम ये करेंगे कि हम 6 को, 1 मिनट, हम 6 को और 5 को ऐड करेंगे। ये 6 फीट वाला बच्चा है, ये 5 फीट वाला बच्चा है। 6 + 5 का आंसर क्या आता है, 11। इस 11 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.5। हम बोलेंगे कि हमारी क्लास में जो बच्चे की एवरेज हाइट है ना, वो 5.5 है। अब अगर तुम नोट करो, ये 5.5 5 के और 6 के एग्जैक्ट बीच में है। ये आपका क्या होता है, ये बेसिकली आपका मीन होता है, यानी एक एवरेज बताना होता है। अब देखो एक और क्वेश्चन, एक एग्जांपल देख लो। लेट्स से हम बोलें कि हमारी क्लास में एक बच्चे की एज है 12, एक बच्चे की एज है 13, एक बच्चे की एज है 14। अब मैं, अगर मुझसे कोई पूछे कि हमारी क्लास में एवरेज एज क्या है स्टूडेंट्स की, हम ये 12 + 13 + 14 करेंगे। 12 + 13 + 14 करेंगे, और डिवाइड करेंगे किससे, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ डेटा है, 1 2 3। तो डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर आएगा 13। अब अगर तुम नोट करो, 13 जो है हमारा एग्जैक्ट बीच में लाया कर रहा है। यानी ना 14 बता रहा है वो, ना 12 बता रहा है, वो सिर्फ एवरेज बता रहा है कि इस 13 से कम भी हो सकती है, इस 13 से ज्यादा भी हो सकती है। तो असल में कभी भी मीन निकालना हो ना, तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। अब देखो सम का क्या मतलब है, ये कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। सम का मतलब होता है प्लस। ठीक है। अच्छा, आगे जाके ना, ये सम की जगह वो लिखा करेगा इस तरह का खतरनाक सा ई। ये ई क्या है, ये ई को वैसे बोला तो सिग्मा जाता है। ठीक है, या तो इसको सिग्मा बोल सकते हो, या इसको आप समेशन बोल सकते हो। समेशन बेसिकली सम से ही वर्ड निकला है। समेशन का शॉर्ट जो है वो आपका सम होता है। ठीक है। तो आगे जाके ये सम ऑफ डेटा की जगह ना आपका ये ई आ जाया करेगा, जिसको आपकी प्रोनाउंसिएशन होती है सिग्मा, या इसको आप बोल सकते हो समेशन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इन सब का मतलब प्लस ही होता है। तो सम ऑफ डेटा का मतलब है हम ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं इन सबको प्लस करेंगे। तो जरा मैं इसको देख लेता हूँ, 2 + 2 कैलकुलेटर में कर लेते हैं इसको। अच्छा, कोई एक बच्चा ना कैलकुलेटर साथ भी रखना, ताकि अगर मैं कोई चीज़ गलत कर दूं तो मुझे करेक्ट कर दें। 2 + 2 + 2 + 2 तो इसका हमारा, अगर हम सारी वैल्यूज को प्लस कर दें, सम ऑफ डेटा हमारे पास आ रहा है 71। और टोटल नंबर ऑफ डेटा की अभी हमने बात की थी, टोटल नंबर ऑफ डेटा 15 के मैंने, 71 डिवाइडेड बाई 15। तो 71 डिवाइड बाई 15 का आपके पास आंसर आ जाता है 4.733। ये आपका आंसर है। फ्रैक्शन में आंसर नहीं छोड़ना, हमेशा इसको डेसिमल में आंसर देना होता है, क्योंकि एवरेज है ना। तो ये आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये था यार हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन के मीन मीडियन मोड और रेंज का मतलब क्या है। ये हमारा मेन स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का, समझो ये सारे फॉर्मूले मैंने तुम लोग को यहाँ पे करा दिए। अब एक और चीज हमने करनी है, और वो है कि इस डेटा को, कन्वर्ट द डेटा इन सिंगल वैल्यू टेबल।
असल में ना डेटा हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, वापस डेटा के पेज पे चलते हैं। डेटा हमारे दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला डेटा जो होता है ना हमारा, वो होता है रॉ डेटा, और जिसको हम कहते हैं कि हमारी टेबल नहीं गिवन। ठीक है, तो उसमें हम लोग दो ही रूल फॉलो करते हैं। और वो दो रूल क्या है, हम सबसे पहले ये कहते हैं कि हमने अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लाजमी अरेंज करना है। ठीक है, और दूसरी चीज, हम हमेशा अपना टोटल नंबर ऑफ डेटा को पहले लिख के वहां पे क्वेश्चन के टॉप पे लिख देते हैं, और उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन से। लेकिन सिर्फ रॉ डेटा ही नहीं आता है। डेटा आपके दो तरीके का होता है, एक होता है अनग्रुप्ड और एक होता है ग्रुप डेटा। अब ये ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा की पहचान क्या है। देखो, अभी एक चीज मैं तुम लोगों को बताई कि अनग्रुप डेटा जो है ना, वो तो हमेशा आपका क्या होगा, वो हमेशा आपको बगैर टेबल के गिवन होगा। लेकिन जहां पे भी टेबल आ जाए, जहां पे भी आपकी टेबल आ जाए, वो आपका ग्रुप डेटा कहलाता है। अब ग्रुप डेटा में क्या करते हैं, देखो इसमें कुछ चीजें मैं बता दूं। इसमें आपको कोई जरूरत नहीं होती कि आप अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, इसके अलावा भी जो यहाँ पे बाकी की तीन चीजें लिखी हैं, मैं इन पे बाद पे आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे असल में कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेटा इन सिंगल वैल्यू टेबल। सिंगल वैल्यू टेबल का क्या मतलब है। अब देखो, ये जो भी हमने टाइप पढ़ी ना, कि एक डेटा है ग्रुप डेटा, एक डेटा है अनग्रुप डेटा। असल में ग्रुप डेटा की फर्दर टाइप्स होती हैं। और फर्दर टाइप्स क्या है, जरा यहाँ पे देखो। तीन तरह की टेबल बनती है हमारी। एक टेबल बनती है आपकी सिंगल वैल्यू टेबल। ठीक है, ये क्या चीजें होती हैं अभी हम इसमें आएंगे। तीन टाइप की टेबल होती हैं, एक होती है सिंगल वैल्यू टेबल, एक होती है रेंज टेबल। अच्छा, रेंज टेबल में क्या है, कभी कभी रेंज टेबल में आपकी सेम रेंज आ रही होगी, और कभी कभी रेंज में आपकी डिफरेंट रेंज आ रही होगी। अभी हम कौन सी टेबल करने जा रहे हैं, इन दो टेबल को हटा रहे हैं। अभी हम सिंगल वैल्यू टेबल करें। ठीक है, असल में ये जो सवाल है ना, ये हमारा एग्जाम में टेस्ट नहीं होता। ठीक है, दिस इज नॉट टेस्टेड इन एग्जाम्स। ये वाला जो मैं पार्ट करा रहा हूँ, ये एग्जाम में टेस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम ये वाला पार्ट कर लें, तो हमें आगे जितने भी अभी क्वेश्चंस करने हैं ना टेबल डेटा से रिलेटेड, उसमें हमें काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाले सवाल पे हम आएंगे बिल्कुल एंड में। उससे पहले हम एक और सवाल कर रहे हैं, जिसमें अगेन हमने मीन, मीडियन, मोड और रेंज निकालनी है। तो क्या कह रहे हैं, हेयर आर द रिजल्ट्स फ्रॉम अनदर क्लास। एक और क्लास से उसने इंटरव्यू लिया है, और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो भी इसी तरह के फोन यूज कर रहे हैं। कोई 10 घंटे यूज कर रहा है, कोई 6 घंटे यूज कर रहे हैं, एंड सो ऑन। तो देखो, रॉ डेटा है, सबसे पहले तो अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे आई थिंक सबसे छोटे नंबर 6 है। तो 6 ये आ गया एक, फिर एक ये 6 आ गया, फिर एक और 6 ये आ गया, फिर 7 है, फिर 7 है, उसके बाद 8, एक ये रहा, दो, तीन 8 है, 8, 8, 8, फिर 9 एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, 9 ये रहा, 9 एक ही था। फिर 10 एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 10, 10, 10 और 10। उसके बाद आपका एक 11 ये रहा, एक 11 ये रहा, और फिर लास्ट में आपका एक 12। चलो यार, अब तुम लोग के जागने का वक्त आता है। जरा मुझे बताओ, टोटल नंबर ऑफ डेटा क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। टोटल नंबर ऑफ डेटा 16 है। कैसे निकाला है, इन सबको प्लस कर दिया। ठीक है, ओह भाई, मैंने परमानेंट मार्कर से कम कर दिया, 1 मिनट। अच्छा जी, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है, 16। यहाँ पे क्वेश्चन के टॉप पे लिख लो कि एन की वैल्यू आपकी 16 है। चलो जी, अब सबसे पहले सवाल करते हैं, सबसे पहले मोड निकालना है। या जरा मुझे देख के बताओ, मोड कितना है यहाँ पे। सारे सवालों का तुम लोगों ने आंसर देना है अभी यहाँ पे। मोड यहाँ पे 10 है, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है, 10 की, तो मोड की वैल्यू यहाँ पे आ गई 10। अच्छा चलो, अब रेंज बताओ, रेंज क्या है इस सवाल में। रेंज 6 है। रेंज का फॉर्मूला क्या है, सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर।
तो सबसे बड़ा नंबर इस डेटा में 12 है, और सबसे छोटा नंबर इस डेटा में 6 है, तो 12 - 6 का आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, चलो अब बाकी के दो नंबर्स मैं तुम लोगों को करवा देता हूँ। मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2। इससे हमें क्या पता चलती है, पोजीशन। तो n की वैल्यू 16 है, तो 16+1 डिवाइडेड बाई 2, और 16+1 डिवाइड बाई 2 होता है 17। 17 डिवाइड बाई 2 का आंसर आएगा, आई थिंक 8.5 आना चाहिए। ठीक है, तो 8.5 पे जो आपका नंबर लाई कर रहा होगा ना, वो हमने बताना। अब यार देखो, असल में ना 8.5 कोई नंबर नहीं होता। हम ये देखते हैं कि 8.5 किन दो नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं, और इस चीज की मैं तुम लोग को सबसे पहले मीन के साथ एग्जांपल दी थी कि 8 और 9 के एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर आना चाहिए, 8.5। तो हम क्या करते हैं, दो ब्रांचेस बनाते हैं, एक बनाएंगे इस तरह की, एक बनाएंगे इस तरह की। 8.5 किन दो नंबर के बीच में लाई कर रहा था, 8 के और 9 के, उसको यहाँ पे लिख लो। अब तुमने असल में वो नंबर देखना है जो 8 पोजीशन और 9 पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो लेफ्ट से देखना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 8 पोजीशन पे 8 है, 9th पोजीशन पे 9 है। तो ये दो नंबर्स आ रहे हैं, 8 पोजीशन पे 8 है, और 9th पोजीशन पे 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिंपली करना है, ये देखो ये कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे जो आपकी पोजीशन है वही आपका नंबर भी आ रहा है, लेकिन इस तरह का कभी किसी सवाल में नहीं होने वाला, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो एक मीडियन आपका आया 8, एक मीडियन आपका आया 9। अब देखो मीडियन ना कभी दो नहीं होते, मीडियन एक ही होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका मीन निकाल देते हैं। मीन निकालने का क्या मतलब है, हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डेटा इन दो नंबर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे असल में 8 + 9 की है, और क्योंकि 8 + 9 दो ही डेटा हैं, तो 8 + 9 डिवाइड बाई 2, इसका आपके पास आंसर अगेन आ जाएगा 8.5। ठीक है, ये आपका इसका आंसर आ गया। और फिर लास्ट में हमने क्या करना होता है, मीन निकालना होता है। अब मीन का आसान सा फॉर्मूला है बड़ा, मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ डेटा। सम का मतलब होता है सबको प्लस करना है, और डिवाइडेड बाय एन, एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो यार सम के लिए जरा मुझे दो तीन बच्चे ये सारी वैल्यूज प्लस करके बताओ कितनी आ रही है। और टोटल नंबर ऑफ डेटा तो हमारा 16 ही है, इसको नीचे लिख देते हैं। मुझे जरा सम की वैल्यू बता दो जल्दी से। 139। चलो, अगर गलत हुआ तो बता देना फिर भी। तो 139 डिवाइड बाई 16, और 139 को अगर डिवाइड बाई 16 करें, तो मुझे इसका आंसर याद है, आई थिंक 8.6 समथिंग आ रहा था, 8.68 था शायद। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब चलो आ जाओ, हमने जो क्वेश्चन इसके किए थे, क्वेश्चन क्या था, कन्वर्ट द डेटा इन अ सिंगल वैल्यू टेबल। अब देखो, सिंगल वैल्यू टेबल में जाने से पहले हम लोग जरा वापस डेटा के पेज पे जाएंगे, और थोड़ी फर्दर डेटा की चीजें पढ़ते हैं। डेटा जो होगा ना आपका, जो भी डेटा होता है, वो हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स से। मतलब क्या है, अगर मैं तुम लोगों को बोलूं तुम लोगों की एज कितनी है, तो तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट आंसर दोगे। जो तुम लोग एज बता रहे हो ना अपनी, वो आपकी एक्स है। ठीक है, अच्छा फिर एक और चीज होती है कि आपका डेटा कितना रिपीट हो रहा है। अब यार जाहिर सी बात है, अगर हम एक क्लास में बैठे हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ एक बच्चे की यार एज 15 साल होगी। हो सकता है दो बच्चे की एज 15 साल हो सकता है तीन बच्चों की हो सकता है 10 बच्चों की एज 10 15 साल हो। तो एक डेटा जितने टाइम पे रिपीट हो रहा है, वो आपकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है एफ से। अब अगर हम यहाँ पे देखें, तो देखो एक चीज हमें पता है कि डेटा जो है, हम उस पर क्या लिखेंगे, एक्स। और फिर जाहिर सी बात है कि डेटा जो है रिपीट भी हो रहा होगा, तो इस पे क्या लिखेंगे, एफ। अब डेटा हमारा क्या क्या था, डेटा में हमारे जो नंबर्स आए थे वो 6 आया था, 6 था, 7 था, 8 था, 9 था, 10 11 12। बेसिकली 6 से लेके 12 तक सारे नंबर थे ना। तो हम एक्स के आगे लिखेंगे 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और फिर लास्ट में यहाँ पे हम देखेंगे कि ये ईच नंबर कितने दफा रिपीट हुए। तो 6 जो था आपका 3 दफा रिपीट हुआ है। ठीक है, 7 2 दफा, इसको मैं लिखता वही चलता हूँ।
सिक्स तीन दफा रिपीट हुआ, सेवन दो दफा रिपीट हुए, एट तीन दफा रिपीट हुआ, नाइन एक दफा रिपीट हुआ, टेन आपका कितनी दफा रिपीट हुआ, टेन आपका चार दफा रिपीट हुआ, ठीक है। और इलेवन दो दफा रिपीट हुए, और ट्वेल्व एक दफा रिपीट हुए। बेसिकली जो भी हमने पूरा काम किया है ना, ये इस तरह का आपका क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, यानी वो आपको टेबल देगा, और फिर इस टेबल के आगे वो आपसे बोलेगा मीन मीडियन मोड रेंज वगैरह ढूंढ दो, ठीक है। ये चीज थी। ये करवाने का रीजन क्या था, असल में आगे अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, बार चार्ट का, ठीक है। बार चार्ट में आपको टेबल बनानी आनी चाहिए, अगर टेबल नहीं बनानी आती तो फिर आप फंस जाओगे, इस वजह से टेबल करवाइए। इसी तरह अभी हम पीछे क्वेश्चन की टेबल छोड़ के आए थे, अब इसकी जरा टेबल बनाते हैं। दो चीजें हमें पता है बड़ी ऑब्वियस आती हैं, एक एक्स और एक एफ। टेबल को आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ऑर्डर में बना सकते हो, पीछे वाला मैंने हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में बनाया था, अब वाली टेबल में वर्टिकल ऑर्डर में बना। तो नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, नंबर हमारे आ रहे हैं यहाँ पे, टू आ रहा है, थ्री आ रहा है, फोर आ रहा है, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। बेसिकली टू से लेके एट तक सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड एट। देख लेते हैं कितनी कितनी दफा रिपीट हो रहे हैं। टू तीन दफा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तीन दो दफा रिपीट हो रहे हैं, चार दो दफा रिपीट हो रहा है, फाइव एक दफा रिपीट हो रहा है, सिक्स चार दफा रिपीट हो रहा है, सेवन दो दफा रिपीट हो रहा है, और एट एक दफा रिपीट हो रहा है। ये आपकी यहाँ पे पूरी एक टेबल बन गई। अगेन, ये डायरेक्टली कभी भी किसी सवाल में टेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ आपका बार चार्ट में टेस्ट होता है, और क्योंकि अभी हमने इस क्वेश्चंस के बाद ग्रुप डेटा पढ़ने हैं, तो उस वजह से मैं सवाल करवा रहा हूँ। तो चलो खैर, मैं एक मिनट इसको पक्का कर लूँ। ये आपकी टेबल बन गई। अच्छा यार, अब देखो हमारा रो डेटा का कॉन्सेप्ट एंड हो गया है। अब हम लोग करने जा रहे हैं ग्रुप डेटा। और ग्रुप डेटा मैं तुम लोग को इसी क्वेश्चन से समझाऊंगा, तो अब जरा सारे अटेंटिव हो जाओ। सबसे पहली चीज, यार मुझे एक चीज बताओ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। टू यहाँ पे कितनी दफा रिपीट हो रहा था, तीन दफा, ठीक है। टू कितनी दफा रिपीट हो रहा है, तीन दफा। अच्छा मुझे बताओ, अगर मीन निकालना था, मीन निकालने में हम क्या करते हैं, सम ऑफ डेटा। अगर लेट से मेरे पास यहाँ पे कोई नंबर ना होता, अगर यहाँ पे मेरे पास कोई नंबर ना होता और सिर्फ टू तीन दफा रिपीट हो रहे होते, तो मैं क्या करता, टू प्लस टू प्लस टू, क्या आंसर आता है, सिक्स, ऐसा ही। तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली टू को थ्री से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आंसर सिक्स ही आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक्स को मल्टीप्लाई कर दो एफ से, एक्स को मल्टीप्लाई कर दो एफ से, तो थ्री टू से कितना होता है, सिक्स। ये एग्जैक्टली सेम आ रहा है हमारे सम से। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। थ्री कितनी दफा रिपीट हो रहा है, दो दफा। थ्री दो दफा रिपीट हो रहा है, जरा इधर आओ। अगर लेट से मेरे पास यहाँ कोई डेटा नहीं होता, सिर्फ थ्री दो दफा रिपीट हो रहे होते, तो थ्री प्लस थ्री, इनका सम निकालते कितना आता, थ्री प्लस थ्री का आंसर सिक्स आता, ऐसा ही। और अगर यहाँ पे हम थ्री मल्टीप्लाई बाय टू करें, तो भी तो आंसर सिक्स ही आएगा। यानी आसान लफ्जों में, आप अनग्रुप डेटा में जो आप बार बार प्लस करते हो ना, ग्रुप डेटा में आप वो मल्टीप्लाई करके निकालते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबके लिए यही कर लेते हैं, फोर टू ज़ा एट, फाइव वन ज़ा फाइव, सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर, सेवन टू ज़ा फोर्टीन, एट वन ज़ा एट। ये हमने इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिए। अच्छा, अब एक और चीज़ भी होती थी, इसको भी ज़रा हम एग्जाम्पल से समझेंगे। और मुझे एक चीज़ बताओ, अगर लेट से यहाँ पे हमारे पास कुछ ना होता, ये सिर्फ टू और थ्री हमारा डेटा है, ये हमारा डेटा है। टू तीन दफा रिपीट हो रहा था, थ्री दो दफा रिपीट हो रहा था। टू तीन दफा रिपीट होने का मतलब है उसका सम सिक्स था, थ्री दो दफा रिपीट होने का मतलब है उसका सम भी सिक्स था। तो हमें तो टोटल सम चाहिए होता है ना, इनको अगर हम प्लस करें, सिक्स प्लस सिक्स आंसर क्या आएगा, ट्वेल्व। और अगर हम यहाँ पे वैसे भी देखें, अगर सिर्फ हम इन नंबर्स की बात करें, तो टू प्लस टू प्लस टू प्लस थ्री आंसर क्या आएगा, ट्वेल्व आएगा। यानी आसान लफ्जों में, ये जो हम लोग एफ एक्स निकाल रहे हैं ना, एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स जो कर रहे हैं, अगर हम इन सबको प्लस कर दें, अगर हम इन सबको प्लस कर दें,
तो ये बेसिकली हमें पता है क्या बताता है, ये हमें सम ऑफ डेटा बताता है। ठीक है, तो यानी इन सबको अगर प्लस करें तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें सम ऑफ डेटा बताता है। और यहाँ सम ऑफ डेटा, जरा इनको सबको प्लस करके देख लेना, आंसर तुम्हारा 71 आ रहा होगा। ठीक है, आंसर तुम्हारा 71 आ रहा होगा। और अब एक बड़ा टेक्निकल वर्ड, ये जो सम ऑफ डेटा है ना, सम ऑफ डेटा हम लोग कहते हैं किसमें, अनग्रुप डेटा में। टेबल में हम बोलते हैं कि ये आपका ई एफ ऑफ एक्स है। और अभी मैंने तुम लोग को मतलब बता दिया था, ई का मतलब क्या होता है, प्लस करना। और एफ एक्स साथ में लिखे होने का क्या मतलब है कि आप एफ की वैल्यू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे और उन सबको आपस में प्लस कर दोगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ई एफ ऑफ एक्स। और ये ई एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, ये ई एफ ऑफ एक्स आपका सम ऑफ डेटा है। चलो ये बात हो गई। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और अगर ये फ्रीक्वेंसी को हम लोग प्लस कर दें, 3+2+1+4+2+1, ये कितना होता है, 3+2 5, 5+2 7, 7+1 8, 8+4 12, 12+2 कितना होता है 14, और 14+1 15। आंसर 15 आया। ये 15 है, मुझे कहीं सिमिलर लग रहा है, ये कहीं हम देख के आए हैं। और ये 15 क्या है, ये 15 आपका नंबर ऑफ डेटा है, टोटल नंबर ऑफ डेटा है। तो बेसिकली अगर आप सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस कर दो ना, तो ये आपके पास क्या आता है, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेटा आ जाता है। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ डेटा जो है ना, टेबल डेटा में हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई ऑफ एफ से। ई ऑफ एफ का क्या मतलब है, ई ऑफ एफ का मतलब है कि ई का तो मतलब सम हो गया, एफ का मतलब है कि आपने सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लिया। तो आसान लफ्जों में आपका भले ई ऑफ एफ लिखा हो, ठीक है, भले आपका ई ऑफ एफ लिखा हो या आपका एन लिखा हो, ये दोनों चीजें सेम है। ठीक है, कहीं पे भी ई ऑफ एफ लिखा हुआ हो या कहीं पे भी एन लिखा हुआ हो, ये दोनों चीजें सेम है। और इसका मतलब ये होता है कि ये आपका टोटल नंबर ऑफ डेटा है। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएटेड रहे बाकी चीज़ों से। तो वाइट से कर लेते हैं इसको। ठीक है, और फिर हमने बात की कि आपका सम ऑफ डेटा जो है, सम ऑफ डेटा जो है उसका मतलब होता है ई एफ ऑफ एक्स। तो यार ये तो बातें थी टेक्निकल, और ये यहाँ पे हमने बैठे बैठे ग्रुप डेटा की भी जो सारी मुश्किल चीज़ें थी ना, वो यहाँ पे कर ली हैं। और जस्ट टू प्रूफ कि ये जो हमने चीज़ें कही हैं वो हमने सही की हैं, तो तुम लोग एक काम कर लो, अपने कैलकुलेटर में कर लेना, मैं करके नहीं दिखा रहा ये तुम्हारी ई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 17, और ये आपकी ई ऑफ एफ की वैल्यू है 15। ई एफ ऑफ एक्स क्या है, सम ऑफ डेटा। ई ऑफ एफ क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेटा। यार इसका अगर तुम मीन निकालोगे, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय एन, या एन की जगह तुम लोग कह लो ई ऑफ एफ। तो 71 डिवाइड बाई 15 करोगे, आंसर तुम्हारा 4.733 ही आना है। ऐसा ही। अच्छा, उसके बाद रेंज निकालनी है ना। रेंज का क्या मतलब होता है, रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अच्छा एक चीज याद रख लेना, रेंज, मीडियन, मोड, इन सबके आंसर एक्स की टर्म्स में आने चाहिए। एक्स क्या है, डेटा है, इस एक्स की टर्म्स में आपके आंसर आने चाहिए। तो अगर हमने यहाँ से रेंज निकालनी है, यार एक्स की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 8 है, एक्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 2 है। 8 - 2 करे ना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा 6, और ये एग्जैक्टली ऊपर वाला आंसर है हमारा। चलो फिर बात करते हैं मोड की। मोड का क्या मतलब है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। यार फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताती है कि एक नंबर कितनी दफा रिपीट हो रहा है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 6 की है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 4 है, और ये 4 किसकी है, 6 की है। इसका मतलब 6 4 दफा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा आंसर आएगा ना, वो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। और अगर तुम ऊपर नोट करो, तो मोड का आंसर क्या है, मोड का आंसर 6 ही है। बस एक चीज का ख्याल रखना, अभी मैंने जो बात बोली है, कि आपका आंसर हमेशा एक्स की टर्म्स में आता है। यहाँ पे तुम फ्रीक्वेंसी 4 लिख के नहीं आ जाना, ये 4 तो कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ 4 ये बता रहे हैं कि ये 6 4 दफा रिपीट हुआ। तो इसका आंसर 6 होगा। और फिर लास्ट में हमने क्या छोड़ा था, मीडियन। यार मीडियन में हम क्या करते थे, n+1। ठीक है, n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला याद करो, n+1 डिवाइड बाई 2, इससे पोजीशन पता चल जाती थी। अच्छा टेबल डेटा में हमारे पास n की जगह क्या होगा, टेबल डेटा में हमारे पास n की जगह ई ऑफ एफ होगा। तो 15 n है, 15+1 डिवाइडेड बाई 2, 15+1 डिवाइडेड बाई 2 होते हैं 16, 16 डिवाइड बाई 2 का आंसर आएगा 8 पोजीशन। 8वीं पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा,
अब पोजीशन कहाँ से देखी जाती है? पोजीशन आपकी फ्रीक्वेंसी से देखी जाती है। और इसको करने का बड़ा आसान सा तरीका है। यार इसको ना आपने एज अ क्लासरूम ट्रीट करना है। समझो आप फ्रीक्वेंसी पे खड़े हुए हो, ठीक है। ये एफ जो है ना, ये आपका स्कूल है। और आप लेट से यहाँ के हेड मास्टर हो या प्रिंसिपल हो। आपने ये क्लासेस को ना विजिट करना है। और आपने अपना एक कोटा बनाया है कि 8वें नंबर पे जो भी मुझे बच्चा मिलेगा ना, मैंने उसको टीसी दिलवा देनी है, मैंने उसको स्कूल से निकलवा देना है। तो ये हम लोग यहाँ पे खड़े हुए। सबसे पहले हम क्लास में एंटर हुए इधर। हमें यहाँ पे कितने बच्चे मिले? 3 बच्चे मिले। इस क्लासरूम में किसी को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। फिर नीचे आ गए। यहाँ कितने बच्चे मिले? 2। अब तक टोटल कितने बच्चे हो गए? पहले में 3 मिले, यहाँ पे 2 मिले, 3 + 2 5। अब तक 5 बच्चे मिल चुके हैं। फिर नीचे आएंगे। यहाँ कितने बच्चे हो गए? 2। 5 + 2 कितना होता है? 7। अब तक 7 बच्चे हम लोग को मिल चुके हैं, लेकिन हमने बोला था हम 8वें बच्चे को निकालेंगे ना। हम एक और स्टेप नीचे आएंगे। यहाँ पे जब हमें एक बच्चा मिलेगा ना, तो ये 8वां बच्चा होगा। इस 8वें बच्चे को हम निकाल देंगे, और 8वें बच्चे का नाम क्या है? 8वें बच्चे का नाम 5। तो यहाँ पे मीडियन जो है ना, ये आपका 5 आना चाहिए। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि आप एक प्रिंसिपल हो, और आप एफ ब्लॉक में खड़े, और आपने अपना ये कोटा बनाया है कि मुझे आज जो भी 8वां बच्चा मिलेगा ना, मैंने उसको स्कूल से निकाल देना। तो हमने क्या किया? ये प्रिंसिपल जो है ना, ये प्रिंसिपल भाई साहब अलग अलग क्लासरूम में गए। सबसे पहले जो इनके सामने क्लासरूम आया ना, उसमें 3 बच्चे थे। यानी यहाँ पे उनको कोई नहीं मिला जिसको वो निकाल सके, क्योंकि अभी 3 बच्चे मिले। फिर और आगे गए। यहाँ पे 2 बच्चे और मिले। टोटल बच्चे कितने हो गए? 5। अभी भी उनकी कोटा पूरी नहीं हुई। फिर नीचे आए। फिर कितने बच्चे मिले? 2। पहले 3 मिले, फिर 2 मिले, फिर 2 मिले। अब तक कितने बच्चे मिल चुके हैं? 7। यानी अब तक किसी बच्चे को उन्होंने नहीं निकाला। और फिर आखिरी में जब नीचे आए, तो एक बच्चा जो मिला ना, ये बेचारा अनलकी वो बच्चा था जिसको स्कूल से निकालना था। और ये आपका एग्जैक्ट 8 पे लाई कर रहा था। तो जब भी ये आएगा ना आपके पास, जब भी ये 1 आ गया, तो इस बच्चे का नाम लिख देना है। और नाम कहाँ से निकाला जाता है? उसके एक्स। इनका आंसर क्या आना चाहिए था? इसके मीडियन का आंसर आना चाहिए था 5। और अगर तुम लोग नोट करो, तो ऊपर आंसर मीडियन का क्या है? 5। ठीक है। तो ये चीज होती है। हम लोग का यार यहाँ पे ग्रुप डेटा पूरा एंड हो गया, सॉरी, अनग्रुप डेटा पूरा एंड हो गया। और अब जरा आगे चलते हैं। एक क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने अनग्रुप डेटा में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। ठीक है। इसको जल्दी से करते हैं, और फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। देखो, हमने सबसे पहले देखा कि मीन क्या होता है। मीन आपका एवरेज होता है किसी भी डेटा का। और उसको निकाला कैसे जाता है? उसको निकाला जाता है सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। ठीक है। इस तरह से निकाला जाता है। उसके बाद हमने देखा मीडियन। मीडियन को किस तरह निकाला जाता है? मीडियन होती है वो वैल्यू जो कि बिल्कुल सेंटर में लाई कर रही है। तो यहाँ पे हमने बोलते हैं कि इट इज द मिडल वैल्यू ऑफ एनी गिवन डेटा, एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय मीडियन पोजीशन। देखो, मीडियन नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है मीडियन पोजीशन। यानी मीडियन निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मीडियन की पोजीशन निकाल सकते हो आप। अब वो क्या होती है? n+1 डिवाइडेड बाय टूथ पोजीशन। इसको टूथ बोलते हैं, ठीक है। Or the answer obtained by using this formula only tells us about the position of our median and not our actual answer. असल आंसर कभी भी नहीं आएगा इस फॉर्मूले से, आपको खुद निकालना पड़ता है वो। फिर हमने आगे देखा, ओहो, हमने आगे देखा मोड। अब मोड क्या होता था? मोड होती थी कोई भी वो वैल्यू जो कि सबसे ज्यादा रिपीट होती है हमारे डेटा। और फिर लास्ट में हमने देखी रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज यार बेसिकली डिफरेंस होता है, ठीक है। और रेंज जो है वो कैसे निकाली जाती है? सबसे बड़ी वैल्यू को माइनस कर दो सबसे छोटी वैल्यू से। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी रो डेटा का क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है? अपने डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़े में जाना है। और टोटल नंबर ऑफ डेटा लाजमी लिख लेना है, यानी एन की वैल्यू लाजमी लिख लेनी है। अगर ये चीज करते हुए जाओ, तो रो डेटा तुम्हारे लिए बहुत आसान सी चीज हो जानी है। इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है, ये बेसिक चीज है। मतलब पेपर में आ भी गई ना, 1 से 2 मार्क की आएगी, इससे ज्यादा नहीं आने वाली। ठीक है। तो ये चीज थी। अब जरा आगे चलते हैं। अभी देखो, हमने बात कर ली थी ना टेबल्स पे। तो ये आपके पास टेबल आ गई है। अब सबसे पहला मसला जो तुम लोगों के मैं सामने रखने जा रहा हूँ, वो देखो, हमारे पास टेबल तो है, ठीक है। ये हमारे पास सिंगल वैल्यू टेबल है, यानी एक वैल्यू इधर लिखी है, एक वैल्यू इधर लिखी है। कभी भी आपके पास दोनों साइड पे एक एक वैल्यूज लिखी हो, ये आपकी क्या होती है? ये आपकी सिंगल वैल्यू टेबल होती है। इसको लिखते हुए चलते हैं। तो ये हम लोग अभी क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं
सिंगल वैल्यू टेबल के। चलो जी, जरा जागो अब सारे। ये मुझे बताओ, हम लोग ने क्या बात की थी, डेटा दो होते हैं। एक डेटा आपका एक्स होता है, ठीक है, डेटा को अगर टेबल में रिप्रेजेंट करना है तो एक वेरिएबल आपका एक्स होता है जिससे आप एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। दूसरा डेटा आपका वो होता है जो कि ये बताता है कि ये स्पेसिफिक नंबर कितनी दफा रिपीट हो रहा है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते थे, एफ से रिप्रेजेंट करते थे उसको। मैंने इस टेबल में जानबूझ के ना यहाँ पे मैंने ये बताया कि इसमें से कौन सा एक्स है, इसमें से कौन सा एफ है। मुझे तुम लोग ये बता सकते हो कि इसमें लेफ्ट साइड वाली या राइट साइड वाली, इससे कौन सी वैल्यू एक्स की है? कैसे बताते हैं कि लेफ्ट वाली वैल्यू एक्स की है, क्या रीजन है इसके पीछे? हाँ, बिल्कुल। देखो, अभी मैं तुम लोग को एक टेबल बनवाई थी, मुझे अगर तुम लोग टेबल में नोट करके बताओ, ये एक्स की वैल्यू क्या थी? ऑर्डर में लिखी हुई थी, असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई थी, 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह मैंने एक और टेबल करवाई थी, जरा वो भी देखो। एक्स किस तरह लिखा हुआ था? 2 3 4 5 6 7 8। तो आसान लफ्जों में कभी भी तुम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखा हुआ देखो ना, तो ये वैल्यू आपकी क्या होती है, ये वैल्यू आपकी एक्स की होती है। और दूसरी वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। वैसे तो ये हमेशा गिवन होता है, ठीक है, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं पास पेपर में जिसमें नहीं गिवन होता, तो उसमें तुम लोग इस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे। अब यार देखो, आसान सा काम है, इसको जल्दी से करके खत्म करते हैं। सबसे पहले मोड निकालना है। यह मोड निकालने का क्या तरीका है? मोड निकालने का तरीका है कि आप फ्रीक्वेंसी देख लो, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ये रही, 10 है। यहाँ पे आंसर 10 नहीं लिखोगे, ठीक है, मैं इसको लिख के बता देता हूँ। 10 इज नॉट एन आंसर। फ्रीक्वेंसी में कभी भी आंसर नहीं होगा, हमेशा एक्स की टर्म्स में आंसर होता है। तो 10 की एक्स की वैल्यू क्या है, 3। आपका आंसर जो है ना, 3 आंसर है हमारा। 3 इज योर आंसर। तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखना यार, क्योंकि ये बहुत सिली मिस्टेक्स हैं। ये एक एक मार्क की चीजें ना बहुत आगे बड़ा पार्ट प्ले करती हैं अपना। ठीक है, चलो आगे जरा चलो। रेंज पहले करते हैं। रेंज का क्या मतलब है? एक्स की हाईएस्ट वैल्यू माइनस एक्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो एक्स की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 3। एक्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पे 3 - 0 करोगे। पहले मैं इसका गलत चलो डायरेक्ट लिख लेते हैं। 3 - 0 = 3 आपकी रेंज है। गलत तरीका क्या होगा इसका? यार आप 10 - 2 करोगे। ये फ्रीक्वेंसी में कभी हम काम नहीं करते, इसको दिमाग में बिठा लो अपने। फिर आगे आ जाओ। किस पे? मीडियन पे आ जाओ। यार मीडियन है। अब मीडियन का हमारा फॉर्मूला जरा याद करो, क्या होता था? मीडियन का फॉर्मूला होता था n+1 डिवाइड बाई टूथ पोजिशन। और मैंने एक बात बोली थी कि हमारा टेबल में एन किसके बराबर होता है, सम ऑफ एफ के। और सम ऑफ एफ को हम किस तरह लिखते हैं, ई ऑफ एफ। ई ऑफ एफ लिख लो, यस को एन लिख लो। ये कितना है? 9 + 3 12, 12 + 2, 12 + 2 कितना होता है, 14, 14 + 10 कितना होता है, 24। तो यहाँ पे आपकी एन की वैल्यू 24 है। चलो जी, इसको सॉल्व करते हैं। 24 + 1 डिवाइड बाई टू पोजिशन। तो 24 + 1 25 होता है, 25 डिवाइडेड बाई 2 आपका ये आता है 12.5 पोजिशन। 12.5 का मतलब है आपका नंबर 12 और आपका नंबर 13। चलो जी, वापस प्रिंसिपल बन जाना है। हम लोग प्रिंसिपल हैं, इस बार अच्छे प्रिंसिपल बनेंगे। हम लोग बोलेंगे कि हमें 12 नंबर पे और 13 नंबर पे जो भी बच्चा हमें मिलेगा, हम उसको रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। तो चलो, ये हम लोग एफ ब्लॉक पे खड़े हुए थे। एफ ब्लॉक से नीचे है, पहले 9 बच्चे मिल गए। ये वो अनलकी बच्चे थे जिन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि हमने तो 12 और 13 का बच्चा चाहिए ना। तो यहाँ पे हमारे खत्म हो गए, यहाँ पे हमें इनको कुछ भी नहीं देंगे। फिर आगे जाएंगे। 9 + 3 कितना होता है? 9 + 3 12 होता है। यानी एक बच्चा तो हमें यहाँ मिल गया जिसका नाम क्या था, 1। एक बच्चा हमें यहाँ मिल गया जिसका नाम था 1, लेकिन हमें दो बच्चे चाहिए थे ना। एक बच्चा वो चाहिए था जो कि 12 पे है, और एक बच्चा वो चाहिए था जो कि 13 पे। तो 12वां बच्चे का नाम था 1। और फिर जब हम एक स्टेप और आगे आएंगे, तो यहाँ पे और कितने बच्चे मिले हैं, 2। इसका मतलब है टोटल अब हम 14 पे पहुंच गए। यानी 13 इसी क्लास में लाया कर रहा होगा ना। तो 13 में बच्चे का नाम क्या है, 2।
तो इन दो वैल्यूज को लिखेंगे 1 और 2। दो बच्चे मिल गए, 1 और 2। जरा यहाँ पे आओ। सबसे पहले 12 नंबर पे था 1 बच्चा, 13 नंबर पे था 2 बच्चा। और हमेशा क्या करते हैं, जब भी मीडियन आपका दो आ रहे हो, एक से ज्यादा आ रहा हो, हम इनको प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 1 + 2 3 होते हैं, और 3 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर आएगा 1.5। यानी हम 1.5 वाले बच्चे को टॉफी देंगे। रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, मुझे पता है, लेकिन एनीवेज आसान चीजें हो गई हैं। अब आ जाओ मीन पर। यार एक चीज याद रख लो, कभी भी टेबल डेटा आए आपके पास और आपको मीन निकालना हो, हमेशा एक नया कॉलम बना करेगा, और वो मैं तुम लोगों को बता दिया है किसका, f(x) का। और 0 × 9 0 होता है, 1 × 3 3 होता है, 2 × 2 4 होता है, 10 3 30 होता है। इन सबको क्या करोगे, इन सबको प्लस करोगे। 30 + 4 34, 34 + 3 इज 37। ये आपकी f(x) की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे ही काम करते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये आपकी f(x) की वैल्यू आ गई। मैंने क्या बोला, जब भी मीन कैलकुलेट करना हो टेबल डेटा में, हमेशा नया कॉलम बनाया करोगे। किसका कॉलम है, f(x) का, हाँ सॉरी, f(x) का, और फिर नीचे उसका निकाला करोगे f(x). और फिर मैं तुम लोग को एक और बात भी बताई। क्या बात थी, कि यार कभी भी आपका f(x) ना, जब भी कैलकुलेट करोगे, कभी भी कैलकुलेट करोगे, तो ये किसके बराबर होता है, सम ऑफ डेटा का। ठीक है, और ये ई ऑफ एफ या एन किसके बराबर होता है, टोटल नंबर ऑफ डेटा के। हमारा मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। यानी यहाँ पे 37 डिवाइडेड बाय 24 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मीन हम लोग लिख लेते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय एन। अच्छा, सम ऑफ डेटा को हम ग्रुप डेटा में किस तरह लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे e(f)(x), और एन की जगह क्या लिखेंगे, e(f)। ये तुम लोगों ने यहाँ पे नया फॉर्मूला सीख लिया। कभी भी ग्रुप डेटा आएगा, ये तुम्हारा फॉर्मूला लगा होगा। तो e(f)(x) कितना है, 37। और e(f) कितना है, 24। तो 37 डिवाइडेड बाय 24, आपका इसका आंसर आ जाता है 1.541। हमेशा डेसिमल में 3 डेसिमल प्लेस टू 4 डेसिमल प्लेस पे राउंड अप करके अपना आंसर दे देना। तो यार ये है, यहाँ पे हमारा मीन हो गया। ठीक है, और अब जरा ऊपर चलते हैं, और इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन जानबूझ के स्किप करवाया था क्योंकि आसान था। मैंने कहा पहले मुश्किल करा दूं, फिर आसान चीज पे आ जाएंगे। चलो, ये भी सिंगल वैल्यू टेबल है। यह सिंगल वैल्यू टेबल में सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्स और वाई की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमारा ऑर्डर में लिखा हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, ये हमारी वैल्यू एक्स की हो गई, और दूसरी वाली वैल्यू हमेशा एफ की हो जाती है। अच्छा, यार क्योंकि देखो इस सवाल में अगर तुम नोट करो, तो मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है। मीडियन के लिए हमें e(f) की जरूरत होती है, मीन के लिए हमें e(f)(x) और e(f) की जरूरत होती है। तो आगे कोई भी पार्ट करने से पहले हम एक काम करते हैं, ये सारे काम कर लेते हैं जो कि हमें बाद में जाके करने पड़ेंगे। तो चलो, पहले f(x) निकालते हैं। 3 2 6, 3 2 6, 4 2 8, 5 1 5, 6 4 24, 7 2 14, 8 1 20। ये एग्जैक्टली पीछे ही वाला सवाल है, मैं एक दफा इसको फिर से करवा लूँ ताकि मैं इसको खुद एक दफा सॉल्व करवा दूँ। ठीक है, तो अब e(f)(x) निकालना है, तो कितना आंसर आएगा, 6 + 6 + 8 + 5 + 21 + 14 + 8। ये आपका आंसर आता है 71। ये हमने एक नया कॉलम बना लिया, जिसके थ्रू हमने क्या निकाला है, e(f)(x। और अब यहाँ पे निकालेंगे e(f) जो कि बराबर होता है n के। तो 3 + 2 + 2 + 1 + 4 + 2 + 1, ये आपका आता है 15। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अच्छा, मजे की बात पता है, ये जो हम e(f) निकाल रहे हैं ना, ये ज्यादातर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ऊपर आपको लिखा होगा टोटल नंबर आपका ये है, तो बेसिकली जब भी वो टोटल नंबर की बात करे ना, तो वो आपकी e(f) की बात कर रहा होता है। ठीक है, ये सवाल हमने पहले से किया हुआ है, तो इसको जल्दी जल्दी देखते हैं और फिर खत्म करते हैं। चलो जी, मोड निकालना है। सबसे मोड का क्या मतलब है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू किसकी है यहाँ पे, ये 4 है। और ये किस नंबर की वजह से आ रहा है, 6 की वजह से, तो यहाँ पे मोड हमारा आ जाएगा 6। अच्छा चलो, उसके बाद मीडियन। मीडियन क्या होता है, n + 1 डिवाइड बाई 2। यार यहाँ पे n क्या है, n 15 है।
चलो, 15+1 डिवाइड बाई टू, 15+1 होता है कितना, 16, 16 डिवाइड बाई टू का आंसर आएगा 8 पोजीशन पे। 8वीं पोजीशन पे जो बच्चा आना है उसको निकाल देना है हमने। तो यार चलो प्रिंसिपल बनो। यहाँ खड़े हुए हो, यहाँ पे आए 3 बच्चे मिले, यहाँ पे आए 2 बच्चे मिले, यहाँ पे आए 2 बच्चे मिले, अब तक 7 बच्चे मिले, और फिर 8वां बच्चा हमें यहाँ पे मिले। इसका आंसर क्या है, 5। यहाँ पे आपका मीडियन का आंसर आ जाएगा 5। फिर रेंज पे आ जाओ। रेंज बड़ा आसान सा काम है, एक्स की हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू कर दोगे, 8 - 6। 8 - 6 का आंसर क्या आता है, 8 - 6 का आंसर 2 आता है। और फिर मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, EF(x) डिवाइडेड बाई E(f). तो इसका फॉर्मूला है 71 ओवर, इसका फॉर्मूला है 15। तो 71 डिवाइडेड बाई 15, आपका इसका आंसर आ जाएगा 4.733। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये मैंने जानबूझ के एंड में कराया है, क्योंकि अभी हम लोग पूरी इस पे डिस्कशन करके आए थे। पीछे जो हमने टेबल बनाई थी ना, ये वाली, याद करो, ये वाली टेबल, ये एग्जैक्ट सेम टेबल मैंने आगे लिखी हुई थी, तो इस वजह से मैंने इसको एंड में करवाया। तो ठीक है। तो ये चीज थी यार हमारी ग्रुप डेटा की, और ग्रुप डेटा में भी किसकी, सिंगल वैल्यू टेबल की। अब जरा आगे चलते हैं और एक बड़े मजे के क्वेश्चन देखेंगे। और अब ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये हैं रेंज टेबल के। अब रेंज टेबल में पता है हमारी ना इनइक्वालिटीज होती हैं। अगर तुम लोग को इनइक्वालिटीज का चैप्टर याद हो, डबल इनइक्वालिटीज पढ़ी थी ना हमने, वो यहाँ पे आ रही होती हैं आपकी। तो चलो रेंज टेबल को देखते हैं। रेंज टेबल में क्या कह रहे हैं, द हाइट्स ऑफ 40 चिल्ड्रन वर मेजर्ड, द रिजल्ट्स आर समराइज्ड इन द टेबल बिलो। अभी मैंने तुम लोगों को क्या बात बोली थी कि हमेशा ना, बहुत मोस्टली केसेस में आपको E(f) की वो वैल्यू बता दिया करें। उसने बता दिया 40। जरा ये 5 + 10 + 20 + 5 करके देख लो, तुम्हारे पास आंसर 40 आ रहा होगा। ये आपका E(f) या n की वैल्यू आ गई 40। ये क्वेश्चन में गिवन होती है, इसमें मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा जी, फिर आगे क्या कह रहा है। पहले पार्ट में कह रहा है आइडेंटिफाई द मॉडल क्लास। यार देखो कीवर्ड्स याद कर लो, मॉडल क्लास, मॉडल इंटरवल या मोड, ये सारी चीजें सेम है। मोड जो है ना, वो आपको अनग्रुप डेटा में लिख के देगा, ग्रुप डेटा में वो मॉडल क्लास या मॉडल इंटरवल लिख के देगा। तो यार मोड क्या मतलब है, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू। कौन सी रिपीट हो रही है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये 20 है। ओहो, एक मिनट, हाईएस्ट वैल्यू ये 20 है, और इसमें इसका हम एक्स का आंसर लिखेंगे ये वाला, एग्जैक्ट ये रेंज लिख देंगे। तो इसका जो आपके पास आंसर है वो आएगा 125 एंड 135। अच्छा, ये साइंस में गलती ना करना, ये एग्जैक्ट वही चीजें छापनी है जो कि आपकी ऊपर लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे अब ये परेशानी होनी कि आपका मोड 2 नंबर में लाया करे कि एक ही इस पे लाएगा, एक ही टेबल पे, और उसकी एक सी वैल्यू लिख देनी। फिर क्या कह रहा है, पहले मीडियन कर लेते हैं। मीडियन क्लास फॉर्मूला होता है क्या, n+1। चलो करते हैं इसको, n+1 ओवर टूथ पोजीशन। तो n की वैल्यू अभी हमने देखी थी, क्वेश्चन में गिवन थी कितनी, 41, नहीं 40 सॉरी। तो टूथ पोजीशन, चलो 40+1 डिवाइडेड बाई टू, 41 डिवाइड बाई टू का आंसर आता है 20.5, ऐसा ही है। तो 20.5 पे जो हमारे, यार क्या हो रहा है, 20.5 पोजीशन पे जो हमारे नंबर लाए कर रहे हैं, वो हमारे मीडियन के होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक नंबर 20 है, एक नंबर हमारा 21। 20.5 2 नंबर के बीच में लाया करता है ना, 20 और 21। तो वापस प्रिंसिपल बन जाना है। कभी भी मीडियन की बात होगी ना, प्रिंसिपल बन जाओगे ग्रुप डेटा में। आप यहाँ एफ पे खड़े हुए हो, हमें 20 और 21वां बच्चा चाहिए। 5 बच्चे यहाँ मिले, 10 बच्चे यहाँ मिले, 5 + 10 कितने होते हैं, 15। हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। फिर आगे जाएंगे, 20 बच्चे यहाँ मिल रहे हैं, पहले 5 मिले फिर 10 मिले, 15। 15 + 20, 35 बच्चे यहाँ तक मिल चुके होंगे हमें, लेकिन हमें क्या चाहिए था, 20 और 21। यानी इसकी एक्स की वैल्यू आपका आंसर होगा। इसका आंसर जो है आपका क्या आ जाएगा, 125 इज लेस देन एच एंड लेस देन एंड इक्वल टू 135। और यहाँ पे ना मीडियन हमेशा एक ही पोजीशन में लाया कर रहा होता है। आपका जो मोड है, हो सकता है वो दोस्त में लाया करे, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है ना, तो वो भी एक में लाया करेगी। और जो आपका मीडियन है, वो भी एक ही उसमें लाया कर रहा होगा, दो में नहीं करेगा लाया। फिर आगे आ जाओ रेंज पे। रेंज क्या होती थी, सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू।
सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू मुझे यहाँ पे दिख रही है 145। सबसे छोटी वैल्यू मुझे यहाँ पे दिख रही है 105। आसान लफ्जों में, जो आपकी एक्स की वैल्यू है ना, उसमें आखिरी वाला नंबर माइनस, तो ये सबसे पहला वाला नंबर कर दोगे। आखिरी नंबर था 145, माइनस सबसे पीछे नंबर था 105। तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है कितना? 40। ये 40 आपका इसका आंसर है। ये तो थी आसान चीजें। अब आ जाओ मीन पे। मीन पे थोड़ी डिस्कशन करनी है, थोड़ी लंबी, और इसको जरा देखते हैं। मीन का फॉर्मूला होता था E f(x) ओवर E(x). और मीन पे मैंने तुम लोग को एक बात बोली थी, कभी भी आप मीन निकालना हो टेबल डेटा में, तो नया कॉलम बना लोगे एफ और एक्स का। तो एफ और एक्स कॉलम बना लिया। अब जरा वापस आ जाओ, जागो, और मुझे बताओ। फ्रीक्वेंसी तो हमें सबकी गिवन है, 5, 10, 20 एंड 5। एक्स की वैल्यू क्या लेंगे? जैसे अगर मैं इस वाले कॉलम की बात करूं, तो एक्स की वैल्यू एक 105 आ रही है, एक 115 आ रही है। 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे? तुम लोग सारे सो गए हो बेटा, जाग जाओ भाई, क्या कर रहे हो? चलो खैर, यहाँ पे देखो। अब रेंज टेबल में मसला ये आता है कि हम लोग ना किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? किसी भी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। असल में यहाँ पे जब दो वैल्यूज आ जाती है ना, तो लड़ाई हो जाती है कि अब 5 को 115 के पास लेके मल्टीप्लाई करें या 105 के पास मल्टीप्लाई करें। तो असल में इसकी बड़ी आसान सी सॉल्यूशन निकाली। सॉल्यूशन क्या निकाली कि यार देखो, अब नंबर दो आ रहे हैं ना, नंबर 115 और 105 आ रहे हैं, हम दोनों को तो ले नहीं सकते, किसी एक के साथ जाना है, एक ही ऑप्शन है आपके पास। तो हम क्या करते हैं, इनका एवरेज ले लेते हैं। एवरेज क्या होता है? इन दोनों वैल्यूज को प्लस करो और डिवाइड बाई 2 कर दो। अच्छा, एवरेज की जगह एक और चीज बोल सकते हो, मिड पॉइंट, ठीक है? असल में इन दोनों पॉइंट्स का तुमने मिड पॉइंट निकालना है, तो यहाँ पे एक और कॉलम बनाओगे मिड पॉइंट का। ठीक है, मिड पॉइंट तुम लोग को होपफुली याद हो। अगर लेट से हमारे पास दो वैल्यूज हैं, 4 और 5, तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा इसका? 4 + 5 करोगे, डिवाइड बाई 2 कर दोगे। 4 + 5 9 होते हैं, 9 डिवाइड बाई 2 का आंसर 4.5 आ जाएगा। तो आसान लफ्जों में तुमने यहाँ पे 105 और 115 को प्लस करना है, और फिर डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो इसके जरा आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। 115 + 105 डिवाइड बाई 2, इसका आपका मिड पॉइंट आ रहा है 110। फिर आगे चलो, 115 एंड 125 का मिड पॉइंट आ रहा है 120। फिर 125 और 135 का मिड पॉइंट आ रहा है 130। और फिर 135 और 145 का मिड पॉइंट आ रहा है 140। ये जो मिड पॉइंट निकाला है ना, ये बेसिकली आपकी एक्स की वैल्यू है। हमने इस एक्स की वैल्यू को इनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो ये चीज़ होती थी। तो 110 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपका होता है 550। 120 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आपका होता है 1200। 130 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आपका होता है 2600। और 140 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपका होता है 700। ठीक है, ये हमने सबको एफ और एक्स वैल्यू निकाली है उनकी मल्टीप्लाई करके। अब क्या निकालते हैं? अब निकालेंगे E(f(x) की वैल्यू, यानी इन सब नंबर्स को प्लस कर देंगे। 550 + 1200 + 2600 + 700, इसका आंसर आपके पास आता है 5050। यार अब देखो, काम आसान हो गया। हमारे पास E(f(x) भी आ गया है, हमारे पास E(f) भी आ गया है। तो इन दोनों को अब सिंपली डिवाइड कर देना है। तो 5050 डिवाइड बाय 40, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब सिंपली 505 डिवाइड बाय जब 4 करोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 126.25। ये हमारा मीन का आंसर आ गया। ठीक है, चलो रिवाइज करते हैं क्या किया है। देखो, कभी भी रेंज टेबल है और आपने क्या, मीन, रेंज टेबल में कभी भी मीन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मिड पॉइंट निकालना करेंगे। मिड पॉइंट क्या है यार?
एक एक टेबल जो है ना आपकी, जैसे ये टेबल है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू और इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी 115 और 105, इन दोनों को प्लस करोगे और डिवाइड बाय 2 कर दोगे। ये सिंपली मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये काम सबके साथ करोगे। ये मिड पॉइंट जो है ना, ये आपके एक्स के बराबर होता है। और फिर वही हमारा पुराना वाला प्रोसीजर है, हम इस एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स। और इन सब एफ ऑफ एक्स को जब प्लस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ई ऑफ एक्स, ई एफ ऑफ एक्स का। और आपके पास ई ऑफ एफ हम ज्यादातर क्वेश्चन में गिवन होता है, तो 5050 डिवाइड बाई 40 किया तो आंसर आ गया 126.25। ठीक है, तो ये चीज होती है यहाँ पे। और इसको अब जरा वापस डेटा की टेबल पे चलते हैं। डेटा की टेबल हमारी कहाँ है? डेटा की टेबल ये। चलो जी, यहाँ पे आ जाओ। हमने ग्रुप डेटा में शुरू की पहली लाइन पढ़ी थी, इट इज नॉट मैंडेटरी टू अरेंज योर डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। कभी भी आपके पास वो आ जाए ग्रुप डेटा या टेबल डेटा, तो उसमें हम असेंडिंग ऑर्डर में कभी अरेंज नहीं करते, क्योंकि क्वेश्चन हमें खुद अरेंज करके दे देता है। फिर ऑलवेज कैलकुलेट द मिड वैल्यू इफ यू आर गिवन रेंज टेबल। रेंज टेबल में हमेशा मिड वैल्यू निकाल करोगे। और कब निकालोगे? जब आपको ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है? ऑलवेज कैलकुलेट ई एफ ऑफ एक्स एंड ई ऑफ एफ फर्स्ट इफ यू हैव टू कैलकुलेट मीन। कभी भी कैलकुलेट करना हो रेंज टेबल में, हमेशा ई एफ ऑफ एक्स और ई ऑफ एफ निकालो। और अगर तो रेंज टेबल है तो हम उसमें मिड पॉइंट भी निकालेंगे, और अगर रेंज टेबल नहीं है तो डायरेक्टली हम ई ऑफ एफ एक्स और ई ऑफ एफ को निकाल के फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी। इसके आगे एक और पॉइंट है, हम इस पर अभी बाद में आएंगे। तो खैर, आगे चलते हैं। हमने ये अभी क्वेश्चन किए, इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। और जरा इस क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो जी, क्या कह रहा है? इन अ सर्वे 50 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड हाउ लॉन्ग दे स्पेंट एक्सरसाइजिंग ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर वीक। द रिजल्ट्स आर समराइज्ड इन द टेबल। यार, हमें टाइम दिया हुआ है, रेंज है हमारी, उसकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है। असल में इसका मतलब ये होता है कि 0 से लेके 30 मिनट तक जो बच्चे हैं ना, वो 10 हैं जिन्होंने एक्सरसाइज की है। फिर 30 से 60 मिनट वाले जो बच्चे हैं वो 15 हैं जिन्होंने एक्सरसाइज की है। ठीक है, तो वही वाले पार्ट्स हैं। पार्ट ए के पार्ट वन में कह रहे हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का क्या मतलब होता है? मॉडल क्लास का मतलब होता है आपका मोड। ठीक है, जिसकी जगह वो मॉडल इंटरवल भी लिख। फिर एस्टीमेट ऑफ मीन हाइट। अच्छा, एक बड़े मजे की चीज बताऊं, एस्टीमेट ऑफ मीन हाइट क्यों कहता है? आपके पास जो वो होगा ना, रॉ डेटा, रॉ डेटा में हमेशा वो बोलेगा कैलकुलेट द मीन। सिंगल वैल्यू टेबल में भी हमेशा वो बोलेगा कैलकुलेट द मीन। लेकिन रेंज टेबल में हमेशा वो बोलता है कैलकुलेट एन एस्टीमेट। पता है फर्क क्या है? यार असल में ना, यहाँ पे जब नंबर दो आ जाते हैं ना, हम एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकालते हैं। हम एक एवरेज ले लेते हैं, एक एस्टीमेट लगा लेते हैं कि हमारा मीन इसके आगे पीछे होगा। तो क्या यहाँ पे 0 से 30 का क्या मतलब है? 0 से 30 तक आपके नंबर लिखे हुए हैं, अब इसमें से कौन सा नंबर लोगे? ठीक है, तो इस वजह से हम इसकी मिड वैल्यू ले लेते हैं, जो मिड वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 15। ठीक है, एस्टीमेट होता है। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे कीवर्ड होगा कैलकुलेट एन एस्टीमेट। और फिर मीडियन निकालना है। तो यार हमें पता है कि हमें यहाँ पे ई एफ ऑफ एक्स भी चाहिए, ई ऑफ एफ भी चाहिए। ई ऑफ एफ देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है, इन अ सर्वे 50 स्टूडेंट्स। तो ई ऑफ एफ तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम। ई ऑफ एफ आपका कितना है? ई ऑफ एफ आपका 50 है, जिसको हम एन भी बोल सकते हैं। चलो जी, यार रेंज टेबल है, सबसे पहले मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने पे आ जाते हैं। मिड पॉइंट एक्स, 0 और 30 का मिड पॉइंट 15 आएगा। 30 और 60 का मिड पॉइंट 45 आएगा। 60 और 90 का मिड पॉइंट 75 आएगा। 90 और 120 का मिड पॉइंट आई थिंक 105 आएगा। मुझे बता देना अगर ये गलत हो। 120 और 150 का मिड पॉइंट 135 आएगा। और 150 और 180 का मिड पॉइंट 165 आएगा। ठीक है, तो ये हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब हमेशा एक नया कॉलम बनाते हैं, कौन सा? ई एफ ऑफ एक्स का। तो देखो, ये हमारी एक्स की वैल्यूज है, ये हमारी एफ की वैल्यूज है। 15 मल्टीप्लाई बाई 10, 150। 45 मल्टीप्लाई बाई 15, ये आपका कितना होता है? 675। फिर 75 मल्टीप्लाई बाई 11, ये आपका होता है 825। फिर 105 माइनस मल्टीप्लाई बाई 7, ये आपका होता है 735। फिर 135 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आपका होता है अगेन 675। और 165 मल्टीप्लाई बाई 2,
ये आपका होता है 330। अब इसका हम क्या निकाल लेंगे, E(f)(x)। तो चलो करते हैं 150 प्लस 675 प्लस 825 प्लस 735 प्लस 675 प्लस 330। तो इसका आंसर आ जाएगा 3090। ये आपको इसके आंसर आ गए। तो यार एक काम करते हैं, अ, अब यहाँ पे अपने क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालता है, मॉडल क्लास मॉडल इंटरवल। क्या मतलब है, मोड निकालना है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ 15 दिख रही है। इसकी एक्स की वैल्यू क्या है, ये आ रही है। तो इसकी रेंज लिख देंगे एग्जैक्ट सेम तरीके से। इसका आंसर है 30 इज लेस देन एंड इक्वल टू टी एंड लेस देन 60। फिर क्या निकालना है, कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन हाइट। मीन हाइट भी निकालने का हमारे पास तरीका आ गया। E(f)(x) डिवाइडेड बाई E(f)। E(f)(x) कितना था, 3090 डिवाइडेड बाई E(f) कितना था 50। जीरो से जीरो कैंसिल, 309 डिवाइड बाई 5। 309 डिवाइड बाई 5, इसका आंसर आ जाएगा 61.8। तो यार ये यहाँ पे हमारा टॉपिक इसका एंड हो गया है। और अब इसका जरा क्विकली एक रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। चलो यार सबसे पहले आ जाओ। सबसे पहले हमने ये बात की कि हम लोग अपनी एक्स की वैल्यू में और फ्रीक्वेंसी में किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। तो यही होता है, जो असेंडिंग नंबर्स लिखे हुए होते हैं ना एक दूसरे के बाद में, वो आपकी वैल्यू एक्स की होती है और दूसरी वाली वैल्यू हमेशा आपकी एफ की होती है। फिर हमने बात की मीन कैसे निकाला जाता है। मीन के लिए हम क्या करते हैं, मीन के लिए हम ये देते हैं एवरेज, और फॉर्मूला वही है, बस वर्डिंग डिफरेंट है। E(f)(x) डिवाइड बाई E(f)(f) कर देते हैं। ठीक है, जिसमें आपका E(f)(f) होता है टोटल नंबर ऑफ डेटा, E(f)(x) आपका होता है सम ऑफ डेटा। उसके बाद हमने थर्ड चीज देखी कि मीडियन कैसे निकाला जाता है। तो मीडियन में हमने ये बात की थी कि मीडियन का फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा, n+1 डिवाइड बाई टूथ पोजीशन। उसमें n जो होगा इस बार आपका वो हो जाएगा E(f)(f). ठीक है, और वही काम करते हैं, ये हमें पोजीशन बता देगा। और पोजीशन जो है ना, हमेशा आपने x वाला आंसर देना होता है मीडियन में। मीडियन में हमेशा x वाला आंसर दोगे, फ्रीक्वेंसी वाला आंसर नहीं लिख के आना, और हमेशा एक ही इंटरवल में आपका मीडियन लाई कर रहा होगा। उसके बाद हमने फिर चीज देखी मोड की। मोड की वर्डिंग जो होती है ना ग्रुप डेटा में, वो मॉडल क्लास या मॉडल इंटरवल होती है। ठीक है, मॉडल वैल्यू भी हो सकती है, मॉडल क्लास भी हो सकती है, मॉडल इंटरवल भी हो सकती है, लेकिन मोड नहीं होगी कभी। ये मोड के अलावा कीवर्ड्स होंगे आपके। तो हमेशा जो हमारी एक्स की वैल्यू होगी ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही होगी, उसकी एक्स वाली वैल्यू आपकी मोड की वैल्यू होगी किसमें, सिंगल वैल्यू टेबल में। और अगर रेंज टेबल है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो रेंज लिखी हुई होगी ना, वो वाला आपका आंसर होगा। और फिर लास्ट में हमने देखी रेंज कैसे निकाली जाती है। तो रेंज में यार सिंपली आपने ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स को माइनस कर देना होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स के, और एक्स अगर तुम लोग को याद हो तो एक्स क्या होता है, डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। अच्छा एक चीज की गलती ना कर देना, जैसे अगर लेट से इस सवाल में हमने रेंज निकालनी होती, तो एक्स यहाँ पे ये ना ले लेना 165 और 15, ये एक्स नहीं है आपका। एक्स बेसिकली यहाँ पे आपका ये वाला है 180, और यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 0। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे रेंज निकाली थी, तो एक्स यहाँ पे था आपका 145 और स्मॉलेस्ट नंबर था 105। इसको हम यहाँ से एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी यार, यहाँ पे हमारा स्टैटिस्टिक्स का मेन चैप्टर एंड हो गया है। अब हमने करना ये है कि आगे हमने अपनी डायग्राम शुरू करनी है। और आगे डायग्राम शुरू करने से पहले मैं तुम लोग को एक मजे की चीज बता दूं। ये जो भी हमने सवाल किए ना, अभी अगर तुम लोग इस सवाल के साथ पास पेपर करने जाओगे, तो तुम्हारे 80% सवाल हो जाएंगे स्टैटिस्टिक्स के। ठीक है, लेकिन 20% नहीं होंगे। 20% क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उसमें आपके दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं। उसमें आपके कॉन्सेप्ट ये होते हैं, असल में कोई आपकी वैल्यू जो डेटा की होती है वो रिमूव हो जाती है, या तो वो ऐड हो जाती है। ठीक है, या आपको रिवर्स वर्किंग करनी होती है। तो इस तरह से घुमा फिरा के सवाल आते हैं। ये अभी तो हमने जितनी भी एग्जांपल्स देखी सब पॉजिटिव नंबर्स में देखी थी ना, आपकी नेगेटिव नंबर्स की भी एग्जांपल आती है। तो ये चीज़ होती है। हम अभी इसके पास पेपर्स करेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में। आज हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, जिससे हमारे 80% ऑफ द पास पेपर्स हो जाएंगे, लेकिन सारे नहीं होंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होने अगर कोई आज पास पेपर लेके बैठ रहा है इस चैप्टर के, तो ये जहन में रख के बैठे कि कुछ क्वेश्चंस नहीं होने वाले, वो इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है,